आज इंडियन बैंक्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आप सबने सुना होगा कि बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश की इकोनॉमी का बैकबोन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले तक इंडिया का बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रगल्स का सामना कर रहा था। करीब 11,500 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 करोड़ का एक घोटाला मुंबई की एक ब्रांच में हुआ है। किस हाई लेवल तक हेराफेरी होती है 11,500 करोड़ रुपए। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन बैंक्स ने अपने पास्ट फेलियर से सीख कर अपनी पोजीशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, और साथ ही हम कंपेयर करेंगे कि इंडियन बैंक्स आज दुनिया के बैंक से कितना आगे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ रिसेंट एग्जांपल्स की भी, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर के बारे में भी। और अगर ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो डू सब्सक्राइब थिंकिफाई। रिसेंटली बैंक्स भी कुछ लिक्विडिटी इशू फेस कर रहे थे, उनके कासा रेशो में भी बहुत इश्यूज आ रहे थे और डिपॉजिट्स भी कम हो रहे थे। और रिसेंटली आरबीआई ने सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया है, 4.5 से 4% कर दिया है। तो इसका बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले बैंक को 4.5% ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स रखना पड़ता था आरबीआई के पास एज सीआरआर, पर अब वो 4% रखना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा 0.5 बेसिस पॉइंट्स है, अब वो बैंक के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बचेगी। इससे बैंक और लोन्स बांट पाएगा और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएगा। पर अगेन इसमें एक और चैलेंज है, बैंक एक्स्ट्रा लोन बांटने के लिए कहीं अपने एनपीएस ना बढ़ा ले। अगर बैंक्स प्रॉपर्ली अपने एनपीएस को मैनेज करके ये एक्सेस लिक्विडिटी का अच्छे से यूज़ करते तो फिर से और अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए तो हम देखते हैं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने कई क्राइसिस फेस किए हैं। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंडिया के बैंक, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीएस स्काई रॉकेट कर गए थे। एग्जाम्पल आपने सुना होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक का नाम। 2019 में ये बैंक ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, जब पता चला कि इसने एक ही कंपनी को अपने 70% से भी ज़्यादा लोन दिए थे। और जब HDIL बैंकरप्ट हो गई तो बैंक के पास अपने डिपॉजिटर्स को वापस देने के लिए पैसे ही नहीं बचे। ऐसे ही केस IDBI बैंक और यस बैंक के साथ भी हुए थे। यस बैंक का केस तो 2020 में इतना क्रिटिकल हो गया था कि आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस बैंक को रेस्क्यू करना पड़ा। अब सवाल ये है कि आखिर ये बैंक्स फेल क्यों हुए। सबसे बड़ी गलती थी पुअर रिस्क मैनेजमेंट और बैड लोन्स। बैंक्स ने अपने अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे बोरोवर्स को लोन दिए जो रीपे नहीं कर सकते थे। ये 3 मेजर मिस्टेक्स है। फर्स्ट, हाई एनपीएस। 2008 से 2015 के बीच में इंडियन बैंक्स के एनपीएस 10 to 12% तक पहुंच गए थे, जो कि एक अलार्मिंग लेवल था। सेकेंड, कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट। कई बड़े कॉर्पोरेट जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज और भूषण स्टील बैंकरप्ट हो गए, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक्स पर पड़ा। थर्ड, लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नेंस इशू और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हाउ आरबीआई टर्न थिंग्स अराउंड। लेकिन फिर आरबीआई ने एक बहुत ही एक्टिव प्ले रोल किया इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से ये 5 मेजर पॉइंट्स है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 2016 में IBC एक्ट पास किया गया, जिससे बैड लोन्स को जल्दी रिजॉल्व करने का एक सिस्टम बन गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एनपीए रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो गई। सेकेंड, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। गवर्नमेंट ने 2017 से 2019 के बीच में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया, जिससे इनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो गई। थर्ड, स्ट्रिक्टर एनपीए रिकॉग्निशन। आरबीआई ने बैंक्स को स्ट्रिक्टर एनपीए रिकॉग्निशन नॉर्म्स फॉलो करने को कहा, जिससे बैंक अपने वीक एसेट्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके लिए एक प्रॉपर स्टेप ले सकते हैं। फोर्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग के आने से ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। फिफ्थ, आरबीआई ऑडिट। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आरबीआई ने अपने ऑडिट को भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। बैंक्स को कंप्लायंस में अब कोई लीनियंसी नहीं मिलती है। आज की डेट में इंडियन बैंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने अपने एनपीएस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक तो ऑलरेडी एफिशिएंट थे और अब ये और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं।
अगर हम इंडियन बैंक्स को ग्लोबल बैंक्स के साथ कंपेयर करें तो आज इंडियन बैंक्स काफ़ी सेफ और स्टेबल पोजीशन में है। रिसेंट एग्जांपल ले तो सिलिकॉन वैली बैंक, ये एक यूएस बेस्ड बैंक था जो 2023 में फेल हो गया क्योंकि इनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं थी और जब डिपॉजिटर्स ने इनसे पैसा निकालना स्टार्ट किया तो ये बैंक कोलैप्स कर गया। लेकिन इंडिया में ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि आरबीआई के लिक्विडिटी नॉर्म्स और कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अब सवाल ये है कि क्यों इंडियन बैंकिंग सेक्टर दुनिया के बैंकिंग सेक्टर से आगे है। सो हियर आर 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आरबीआई का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वर्ल्ड क्लास है जो बैंक्स की सेफ्टी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। सेकंड, डिजिटल लीडरशिप। इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस है। यूपीआई जैसे सिस्टम्स किसी भी डेवलप्ड कंट्री के पास नहीं है। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी बैंक्स के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। फोर्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इंडिया आगे है, जहां हर घर तक बैंकिंग सर्विस पहुंच गई है। तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अभी और भी पोटेंशियल है। कई सारे स्टॉक्स जो अभी भी बेस्ट वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं और रिस्क भी लोअर है। तो दोस्तों, इंडियन बैंक्स ने अपने पास्ट मिस्टेक से सीख कर काफ़ी इम्प्रूव किया है और आज ये दुनिया के सेफेस्ट और मोस्ट प्रॉमिसिंग बैंकिंग सेक्टर में से एक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा बैंक स्टॉक प्रेफर करते हैं। और हाँ, थिंकीफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।